नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर करेंगे आज सोने चांदी की, जहां पर जोरदार तेजी हमने इस क्वार्टर में ऑलरेडी बनते हुए देखी है। अगर इस पहले क्वार्टर की बात की जाए तो ऐसे 15 दिन इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं जब हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे। साथ ही साथ इस साल की शुरुआत 2650 से हुई और हमने $3050 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई के प्राइसेस यहां पर बनते हुए देखे हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, अगर आप चांदी देखें तो जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $34, लेकिन भारतीय बाजारों में जो लाख रुपए के लेवल के आसपास हम कारोबार कर रहे हैं, यहां पर भी ऑल टाइम हाइज बने हैं और फंडामेंटल स्ट्रांग भी हैं। बात आज ये करेंगे कि जिस तरह की तेजी हमने यहां पर सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी है, इन्वेस्टर्स, खरीदार, ज्वेलरी बायर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, किस तरह से हमने चेंज होता हुआ देखा है यहां पर अब सोने चांदी के प्राइसेस और डिमांड को लेकर नैरेटिव, और यहां से अब क्या करने की जरूरत है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं। साथ ही मिरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के ईटीएफ प्रोडक्ट के हेड सिद्धार्थ श्रीवास्तव जुड़ेंगे। आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश भी हैं हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल डिमांड की बात कर लेते हैं। और अविनाश जी, जिस तरह से भावों में बढ़त देखने को मिली है, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो हमने यही आता हुआ देखा है कि रिटेल ज्वेलरी डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन है। और ये स्लो डाउन सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं है, चाइना समेत बाकी सारी कंट्रीज में भी देखने को मिला है। लेकिन इंडिया और चाइना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50% की जो फिजिकल डिमांड आती है वो इन दोनों कंट्रीज से आती है और यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी थमती हुई नजर आई है। आप कैसे देखते हैं नंबर्स? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली आपने जैसे बोला है वो डिमांड में स्लो हुआ है। और अगर से मैं इस महीने की बात करूंगा, मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने में पिछले साल के मुकाबले 10 से 12% की वृद्धि ऑलरेडी हम लोग ग्रोथ वॉल्यूम में देख रहे हैं। और मैं जब मार्च के अंदर 10 से 12% बोलूंगा क्योंकि मार्च के अंदर एग्जाम्स होते हैं और साथ के साथ ईयर एंड क्लोजिंग के अंदर होता है, तो बी2बी और बी2सी दोनों में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होता है। और जब इतनी तेजी सोने में आई है तो उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर भी और ज्वेलरी बायर भी, दोनों भी थोड़ा सा कॉशियस जा रहे हैं। और वो कॉशियस जाना हम सबके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ये देखता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट टर्म फिनोमिनन। अप्रैल जैसे ही शुरू होगा, अक्षय तृतीया की बाइंग आएगी और अक्षय तृतीया इज अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ फॉर ऑल द गोल्ड बायर्स। और उसके बाद में बहुत ही बड़ा वेडिंग सीजन है, तो इससे अप्रैल के अंदर बहुत ही अच्छी हमको रिकवरी नजर आ रही है। इस भावों में भी ऐसा नहीं है कि बायर ज्वेलरी का नहीं है, लेकिन कॉशियस है। जी हाँ, वह जिन्होंने लोग सोना खरीदा है उनके लिए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सोने की चांदी है, क्योंकि अगर हम प्राइसेस का सेंस यहाँ पर देखें तो इस साल में अब तक करीबन 17% की बढ़त हम देख चुके हैं और पिछले 12 महीने में करीब करीब 40% की तेजी यहाँ पर सोने में बनती हुई नजर आई है। अविनाश जी, जैसे आपने कहा कि आगे जाके अक्षय तृतीया है, अप्रैल में हम खरीदारी और लौटता हुआ देखेंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस होते हैं तो लोग फिर शायद टोकन बाइंग करते हैं, तो वैल्यू वाइज आपको शायद नंबर्स यहाँ पर बेहतर नजर आए, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं वॉल्यूम हिट हो सकती है? देखिए, अगर से मैं नाउ सिंस दिस इज द ईयर एंड हम्म। और मैं अपने भी नंबर्स देख रहा हूँ और मैं मार्केट से भी बात कर रहा हूँ, जी। तो वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल नहीं आई है। ओके। लगभग 2-3% की स्टॉक में वॉल्यूम के अंदर माइनस हुआ है, जबकि सबके पास में ग्रोथ, अगर से मैं वैल्यू टर्म्स में देखूंगा तो लगभग 25 से 30% की सबके पास में वैल्यू टर्म्स के अंदर ग्रोथ आई है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि price is becoming a barrier to the quantities. तो 110% the growth is there, but at this price हम उस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये संशय हर एक के दिमाग में रहेगा। और मैं ये जानता हूं कि गोल्ड ज्वेलरी बायर्स ने हमेशा से आज तक सबको सरप्राइज किया है और आगे भी मुझे ये लगता है कि वो सरप्राइज ही जी हाँ, जो सरप्राइज वाला एलिमेंट है वो एब्सोल्युटली बैंग ऑन है, क्योंकि जिन जिन महीनों में हमें लगा कि शायद खरीदारी नहीं आएगी, वहां पर नंबर्स ने सरप्राइज किया ही है। आनंद जी, ये सवाल आपसे है। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया की जहां तक बात है, यहाँ पर भी शादियां देखेंगे मार्केट्स, साथ ही साथ अक्षय तृतीया की खरीदारी भी यहाँ पर लौटती हुई नजर आती है। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर है, फेब यूजली स्लो होता है, मार्च ईयर एंडिंग के नाम पे चला जाता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस क्वार्टर को? देखिए, मार्च ट्रेडिशनली हमेशा से स्लो रहा है बिकॉज ऑफ द ईयर एंडिंग और गोल्ड के प्राइसेस भी इस वक्त हाईएस्ट हैं। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक
मुझे आगे जो लगता है कि गोल्ड ने एक अलग एक फैक्टर क्रिएट किया है, जितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और गोल्ड की जो लिक्विडिटी है, तो लोगों का गोल्ड के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ा है. एंड इफ आई juxtapose it with the stock markets right now, तो लोगों को लग रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट से मुझे रिटर्न्स कम मिल रहा है तो मैं क्यों ना गोल्ड में भी इन्वेस्ट करूं. तो गोल्ड में मैं देख रहा हूं, मैं अपने नंबर्स भी जब देखता हूं तो आई एम नॉट सीइंग एम वेरी मेजर डाउनफॉल इन क्वांटिटी टर्म्स. 4 या 5% का इंक्रीज है मेरा ईयर टू ईयर ऑन इन क्वांटिटी टर्म्स, और वैल्यू टर्म्स में मेरा 30 से 35% की ग्रोथ है इस क्वार्टर में. आनंद जी, पीछे हम ये वाली भी काफी सारी खबरें देख रहे थे कि जिस तरह से सोने के प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़े हैं, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग खबरें हैं. एक तरफ तो ये कि लोग अपने स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये था कि जिस तरह से सोने के प्राइसेस इतने चढ़े हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स अपनी इन्वेंट्री ज्यादा बिल्डअप नहीं कर रहे हैं. दोनों ही खबरें कैसे देखते हैं आप? देखिए, आई थिंक ये इंडिविजुअली नजरिया है, क्योंकि अगर जो ज्वेलर्स एक्सपेंशन मोड में है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी इन्वेंट्री कम करें, क्योंकि जहां पर रिटेल फुटप्रिंट बढ़ाना है तो नए स्टोर्स ऐड करने हैं, तो इन्वेंट्रीज तो मेंटेन करनी भी पड़ेगी. इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव रिटेल एनवायरनमेंट, तो इन्वेंट्री कम करना सॉल्यूशन नहीं है. यस, कैपिटल इन्फ्यूजन बिजनेस में करना पड़ रहा है लोगों को, जो लोग एक्सपेंशन मोड में हैं, और वो जरूरी है. अविनाश जी, ये सवाल आपसे भी है. जैसे आपने कहा अक्षय तृतीया है, आगे जाकर फेस्टिवल्स भी हैं, मेकिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं जो एक परसेंटेज टर्म में अब लिए जाते हैं. क्या कुछ एज ज्वेलर्स इस बार हम कंज्यूमर्स के लिए आता हुआ देखेंगे आपकी तरफ से? वर्किंग ऑन द लोअर वेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि कंज्यूमर की पॉकेट को फ्रेंडली बनाना है तो हमको लाइटर वेट प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा, सो दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ज्वेलरी रादर देन गोइंग फॉर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. तो डेफिनेटली वो चीज हो रही है. और दूसरी चीज, जहां जहां मैकेनाइज्ड ज्वेलरी होती है, जैसे चेन हो गई, बैंगल्स हो गए हैं, उसके अंदर में 22 कैरेट से 18 की तरफ काफी शिफ्टिंग हो रही है. सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट फ्रॉम द ज्वेलरी साइड कि हम कंज्यूमर की पॉकेट फ्रेंडली जितना हो सकते हैं उतना हम कंज्यूमर के साथ में जुड़ेंगे और सेल्स हमारी बैक टू बैक बराबर रहेगी. अदरवाइज पॉकेट साइज तो उस स्पीड पे नहीं बढ़ रही है जिस स्पीड के ऊपर गोल्ड बढ़ रहा है. तो हम लोग इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ओह वेल, एब्सोल्युटली. सिद्धार्थ जी, ये सवाल अब आपसे है. फिजिकल की और ज्वेलरी की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं. एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो नहीं अब यहाँ पर है, सस्पेंडेड है. ETFs को उसका काफी हमने फायदा बनते हुए देखा है. कैसे देखते हैं आप इस क्वार्टर में, और अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें, किस तरह के फोलियोज और किस तरह का टिकट साइज है? जैसा आपने बोला, SGB बंद होने की वजह से साथ ही साथ गोल्ड ने जैसी परफॉर्मेंस दी है, काफी हम लोग इन्फ्लोज देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर ETF दोनों में. इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर ETF ऑन एन एग्रीगेट बेसिस उनका AUM ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ टच करने वाला है, जिसमें से गोल्ड ETF 55,000 करोड़ से ज्यादा है एंड सिल्वर ETF ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ टच करने वाला है. पिछले 3 महीने में ही हमने गोल्ड में तकरीबन 6,500 करोड़ का इनफ्लो देखा है गोल्ड ETF में, और सिल्वर ETF में भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का इनफ्लो देखा है. फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज ETF आप एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं, तो ऑन अ डेली बेसिस हम लोग देख रहे हैं गोल्ड में तकरीबन 180 करोड़ की ऑन एन एवरेज डेली बेसिस ट्रेडिंग हो रही है, जबकि सिल्वर में तकरीबन 80 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है. ये काफी ज्यादा सब्सटैंशियली हायर है. 3 साल पहले की बात करूं, जब CY22 में गोल्ड में सिर्फ 33 करोड़ की एवरेज ट्रेडिंग होती थी, और अभी वो 33 करोड़ से बढ़ करके 180 करोड़ की हो गई है. अगर मैं फोलियोस की भी बात करूं तो 2024 में ही हम लोगों ने ऑलमोस्ट फोलियोस तकरीबन 64 लाख के आसपास देखे हैं, एंड काफी ज्यादा फोलियो ग्रोथ भी है गोल्ड एंड सिल्वर में. सो AUM के साथ साथ एक कंसिस्टेंट फ्लोज हम लोग देख रहे हैं इंडियन ETFs में, एंड साथ ही साथ ग्लोबली ऑल्सो $9.4 बिलियन फरवरी में गोल्ड ETF में आए थे, विच वाज सबसे ज्यादा इनफ्लोज 2022 के बाद. सो एक मोमेंटम दिख रही है ETF में, इंडिया में भी और ग्लोबली भी.
वेल एब्सोल्युटली, नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। सिद्धार्थ, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, फेब में कुछ हमने रिडेम्पशंस आते हुए देखे थे, क्या मार्च में भी वो सिनेरियो दिखा? नहीं, पिछले 1 महीने की मैं बात करूँ तो भी मार्च के नंबर्स तो आउट नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली वो नेक्स्ट मंथ दिखेंगे, लेकिन अगर मैं 1 महीने का भी डेटा देख रहा हूँ तो गोल्ड में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की हमने इनफ्लोज देखे हैं, नेट इनफ्लोज, और सिल्वर में ऑलमोस्ट 400 करोड़ के। देखिए मनीषा जी, ये बात जानना जरूरी है कि इस समय थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में हम लोग एक जी। वीकनेस देख रहे हैं, एंड हम लोग जैसा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं गोल्ड की तरफ स्पेशली, तो आई थिंक ये जो इनफ्लोज हैं वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। इनफ्लोज ईटीएफ में ट्रेडिंग के थ्रू आ रहे हैं, थ्रू एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, फंड ऑफ फंड के द्वारा, और मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू भी आ रहे हैं। एंड अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखूं तो, और इनफैक्ट और लॉन्गर टर्म का रिटर्न देखो, लेट्स से 10 साल के रिटर्न गोल्ड 13% दर्शा रहा है कंपेयर टू 11.8% ऑफ निफ्टी 50। ऑब्वियसली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है तो थोड़ा बायसनेस है ऑब्वियसली, बिकॉज गोल्ड एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट लोग देख रहे हैं कि गोल्ड भी एक वेल्थ जनरेट करने का काफी अच्छा तरीका है, एंड पोर्टफोलियो में बिकॉज ऑफ लोअर कोरिलेशन काफी अच्छे से सेट भी होता है, एक वेल्थ क्रिएट करता है, एंड ओवरऑल रिस्क भी रिड्यूस करता है आपके पोर्टफोलियो की। सिद्धार्थ, अगर हम ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर देखें तो जैसे आपने बताया, स्टैंडअलोन नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन नज़र आते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमने फोलियोज बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन अगर हम टोटल एयूएम देखें अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, उसमें से अगर हम गोल्ड की परसेंटेज देखें तो वो शायद अभी भी 1 से 2% ही है। आप कहेंगे बेस काफ़ी लो है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं? जरूर, बिकॉज अभी आप एसजीबी अब आने वाला नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इन्वेस्टमेंट करने का, आप ज्वेलरी ले सकते हैं, फिजिकल ज्वेलरी ऑब्वियसली, बट इन्वेस्टमेंट करने का ओनली रेगुलेटेड तरीका इस समय ईटीएफ्स है एंड फंड्स हैं जो कि गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो आई थिंक ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं गोल्ड में इन्फ्लोस की, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में इन्फ्लोस की, ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी, बिकॉज लोगों के बीच में इसको लेके जागरूकता भी आ रही है कि ये एक बहुत ही अच्छा लिक्विड ऑप्शन है, बहुत ही सेफ ऑप्शन है। हर गोल्ड ईटीएफ 1 केजी सोना, एलबीएमए सर्टिफाइड सोना विद 995 प्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। प्रॉपर इसकी वोल्टिंग होती है, इट इज बैक्ड बाय रेगुलेशंस, तो एक काफी सेफ, सिक्योर एंड इजी तरीका है गोल्ड होल्ड करने का। आप इसको बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से एक्सचेंज पे बाय सेल कर सकते हैं, एंड इसी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ में काफी डिमांड बढ़ रही है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ की पॉपुलैरिटी के लिए। सिद्धार्थ, ब्रेक में जाए उससे पहले एक और सवाल यहाँ पर, अगर हम ईटीएफ होल्डिंग्स देखें और अगर हम पर कैपिटा इंडियन गोल्ड होल्डिंग्स देखें, इवन एज ऐसा माना जाता है कि हम हर साल 700-800 टन मंगाते हैं और 20, 30, 35, 40 हज़ार, पता नहीं वो नंबर काफ़ी अप इन द एयर है कि कितना हाउस होल्ड गोल्ड हमारे पास है, उसके बावजूद भी पर कैपिटा गोल्ड होल्डिंग भारत में कम है। फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पे भी आप कहेंगे कि अंडर ओन्ड है इन सम सेंस ये एसेट क्लास? फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना फिजिकल गोल्ड इंडिया में हम लोग ओन करते हैं, हम लोग इन फॉर्म ऑफ ईटीएफ्स, विच इज अ वेरी सॉर्ट्स ऑफ कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, उसका प्रोपोर्शन काफी लो है। उसका मेन रीजन ये है कि लोग बहुत ज्यादा, उनको पता नहीं है कि ईटीएफ के थ्रू आप गोल्ड एंड सिल्वर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही पूरी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की, एमएफ इंडस्ट्री की कोशिश रही है कि और ज्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन के थ्रू इसे प्रमोट करे एंड ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन ईटीएफ्स के थ्रू आए गोल्ड और सिल्वर एसेट क्लास में। Oh, well, absolutely. अच्छी खासी अवेयरनेस यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत है गोल्ड को एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एसेट क्लास के तौर पर यूज करने के लिए। वाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो यही बात करेंगे कि अब आने वाले बाकी के 3 क्वार्टर्स जो इस साल में है, वहां पर किस तरह की खरीदारी और किस तरह के प्राइसेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बात हम यहाँ पर सोने चांदी की कर रहे हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी इस साल प्राइसेस में देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। अविनाश जी, ये सवाल आपसे है, सोने पे तो बात हुई ही, चांदी पर भी करना चाहेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाईज है, लाख रुपए के ऊपर अब चांदी यहाँ पर टिकती हुई नजर आई है। क्या सेंस है, कैसे ले रहे हैं लोग इसे?
देखिए चांदी मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ रहा है उस हिसाब से चांदी को ट्रिगर नहीं मिल रहा है। मुझे चांदी के अंदर genuinely speaking, if I look at the industrial demand as well as the jewelry demand, चांदी के अंदर मुझे यहाँ से बहुत तेजी लगती है। सोने के अंदर स्थिरता और चांदी में मेरे को तेजी लगती है। और जैसे आपने पहले भी पूछा था कि सोने के अंदर कैसे हो रहा है, तो काफी लोग सोने से जो जिनकी पॉकेट साइज बहुत छोटी थी वो लोग चांदी की ज्वेलरी की तरफ और चांदी के बर्तनों की तरफ बढ़ गए। तो इससे चांदी के अंदर काफी तेजी मेरे को डिमांड में भी नजर आती है और एज फार एज रेट इज कंसर्न उसमें भी मेरे को तेजी। जिस तरह से हम यहाँ पर प्राइसेस की मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं, आनंद जी कैसे आप डायमंड का भी यहाँ पर काम करते हैं, आप ज्वेलरी का भी करते हैं, उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? पिछले साल हमने डायमंड के प्राइसेस भी काफी गिरते हुए देखे थे, थोड़ी सी संभले हैं वो यहाँ पर, क्या वो डिमांड भी वापस लौटी है? ठीक है, डायमंड ज्वेलरी में प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं अब, और डायमंड ज्वेलरी अभी हम लोग ना अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू काफी कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं। और एक चीज और हो रही है, क्योंकि अगर हम प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी को अगर कंपेयर करते हैं, दैट इज मेड इन 22 कैरेट, और डायमंड ज्वेलरी स्टडीड ज्वेलरी को 18 या 14 कैरेट में ही बनाया जाता है। तो ओवरऑल प्राइस डायमंड ज्वेलरी का अगर एक नेकलेस सेट एक जो मास वाला खरीदता है 3 लाख में, जो गोल्ड ज्वेलरी का आता है वही 3 लाख में डायमंड ज्वेलरी में उसको एक अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन मिलता है। तो हम एस आभूषण ज्वेलर्स वी आर प्रमोटिंग डायमंड ज्वेलरी इन अ बिग वे, और मैं उससे काफी अच्छी ग्रोथ भी देख रहा हूँ। अविनाश जी, आज जैसे आपने कहा शादियां आने वाली हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर जाना चाहेंगे, हम ही बहुत सारा ट्विटर पे ऐसे ही लोग बात करते हुए मिल जाते हैं कि लें, रुकें, नीचे आएंगे प्राइसेस, मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। आप इन सभी सवालों के जवाब क्या देंगे? मेकिंग चार्जेस तो आप एक चीज समझ लीजिए कि एक जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो हस्तकला के लिए मानी जाती है, और जब हस्तकला के साथ में कोई चीज बनती है तो उसके अंदर मेकिंग चार्जेस तो लगेंगे ही, और उसको हमारी जो ज्वेलरी का बायर है वो उसको पूरी तरह से अडॉप्ट करके चलता है, और उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई बहुत लंबा चौड़ा चैलेंज उनको फील होता है। और रही बात शादी के जो ग्राहक हैं, उनको तो शादी करनी है तो ज्वेलरी खरीदनी ही पड़ेगी, और वो उसी हिसाब से खरीद रहे हैं और उनको खरीदना भी चाहिए। रही बात कॉशन की, डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए मैं ये बोलूंगा कि बी कॉशियस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिप। सिप इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। जी हाँ, जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस हैं, कब डिप आएगा, कितनी तेजी आएगी मालूम नहीं, तो एसआईपी यहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीका होता है खरीदने का। और सिद्धार्थ, आपसे बेहतर ये कौन समझा सकता है? गोल्ड में ऑब्वियसली काफी तेजी देख ली हम लोगों ने। $3,000 के ऊपर गोल्ड जा चुका है। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि $2,500 से $3,000 गोल्ड ने 210 दिन में कवर किया है। एंड इससे पहले के $500 उससे पहले कई बार ऑन एन एवरेज 1700 दिन में कवर हुए थे। ऑब्वियसली बेस इफेक्ट है, लेकिन जस्ट दर्शाता है कि कितनी जल्दी $2,500 से $3,000 का हम लोगों ने ऑलरेडी लेवल देख लिया है। सो एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो फिर काफी सारे टेलविंड्स हैं गोल्ड की प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। इस समय हम देख रहे हैं देयर आर मल्टीपल जियोपॉलिटिकल इश्यूज विच आर गोइंग ऑन। ट्रेड टैरिफ के से रिलेटेड कंसर्न है, डॉलर में वीकनेस है। अभी रिसेंटली फेड पॉलिसी में फेड ने यूएस ग्रोथ को भी थोड़ा डाउनवर्ड्स किया है। देयर इज कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन आल्सो बिकमिंग मोर स्टिकी। सो ये सारी चीजें थोड़ी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये भी ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ेगा कि गोल्ड काफी जल्दी भाग गया है, तो एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक एसआईपी एक बेहतर तरीका है। स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करिए गोल्ड में। अगर आपको करेक्शन मिल रहा है तो डिप्स पे बाय करिए एंड गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। I was talking to some gold guys and सिद्धार्थ, ये भी बात सही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम एसआईपी कहते हैं, काफी सारे लोग अब इसे जीआईपी कहने लगे हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान आपको क्रिएट करना चाहिए। जिस तरह से गोल्ड में हमने तेजी देखी है और जिस तरह के रिटर्न्स गोल्ड ने आपको यहाँ पर दिए हैं, तो एसआईपी को हम काउंटर कर रहे हैं इस वक्त जीआईपी से। हैविंग सेड दैट, अब आने वाले समय में अविनाश जी, जो ये फेस्टिवल सीजन है, क्या एक राय आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कंज्यूमर्स को? देखिए,
रही बात ज्वेलरी की, तो 100% ज्वेलरी तो आपको जल्द से जल्द खरीदनी चाहिए। जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा, आपको गोल्ड के लिए रश करना चाहिए ज्वेलरी खरीदने के लिए। और ऑन द प्राइस फ्रंट, आई फील next 3 quarters, I am looking at 8 to 10% growth with definitely corrections, and corrections can be sharper also to 4 to 5%. And but overall growth अगर से मैं देखूंगा तो next 3 quarters के अंदर I am looking at roughly around 8 to 10% growth from here. वेल एब्सोल्युटली, ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि सोना यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, और यहाँ से हमने रिआइटरेशंस आते हुए देखी हैं कि यहाँ से 3100, 3200, 3300, 3500, इवन $4000 पर आउंस के भी काफ़ी सारे फोरकास्ट गोल्ड प्रिडिक्शंस यहाँ पर इस साल और अगले साल के लिए अब यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। वेल ये सोने चांदी की बात है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ आपका भी, आनंद प्रकाश जी आपका भी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए अपने ओपिनियंस और इनसाइट्स वहाँ पर। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़।